हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर क्लिक बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। यहाँ हम बात करें जेआईबी के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स क्वेश्चन बैंक सेट नंबर 2 है। यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे पास दो तरह के वीडियो कोर्स है जेआईबी में, एक शॉर्ट टर्म वीडियो कोर्स और एक आपका दूसरा जो है शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो कोर्स है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि जहाँ आपके पास समय कम बचा, 24 घंटा है, 48 घंटा है, 2 दिन बचा है, 3 दिन बचा है, महीने भर तक का समय, तो बहुत बढ़िया कोर्स है शॉर्ट टर्म। ये कोर्स करने से आप पास कर सकते हैं बहुत आराम से। दूसरा है शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ। शॉर्ट टर्म तो खैर रहेगा एक अलग से वीडियो कोर्स है। इन डेप्थ अगर आपके पास 2 महीने 3 महीने का समय तो इन डेप्थ वीडियो को रेफर करके पढ़ सकते हैं, बट जहाँ समय कम है शॉर्ट टर्म भी काफी है। ठीक है, तो दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो है, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग रहता है। जेआईबी का प्रिंसिपल्स करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। जेआईबी का अकाउंटिंग करेंगे दाम है 800 रुपये, दाम है 1500 रुपये। जेआईबी का लीगल करेंगे दाम है 600 रुपये, दाम है 1200 रुपये। कॉमो पे करेंगे उसके दाम है 1500 रुपये, उसका दाम यहाँ पे 3000 रुपये। ठीक है, अंतर देखिए कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म के साथ साथ इन डेप्थ मिल रहा है और लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी जो यहाँ नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए फोन नंबर भी दिया हुआ है और मेरा वेबसाइट की डिटेल्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा। चलिए अब कोर्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है, इस पर एक्सटेंड रूल्स फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY with effect from June 1, 2016. The claims for death which occurred during the first dash days from the date of enrollment will not be paid. तो बोलता है जो अभी नया कानून आया हुआ है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY जो कि लागू हुआ है जून 1, 2016 से, तो बोलता है जो क्लेम होता है डेथ में यानी मृत्यु में, तो यहाँ पे कब तक आप जब क्लेम करेंगे आपको नहीं मिलेगा। हालांकि आपने इनरोलमेंट कर चुका है। ठीक है, इनरोलमेंट करते हुए कितना दिन हो जाएगा, या आप बोल सकते हैं कि आपकी मृत्यु होगी कितने दिन के अंदर, अगर आपकी मृत्यु हो जाती है इनरोलमेंट करने के बाद तो भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। यानी इनरोलमेंट कर चुके हैं बट आपकी इनरोलमेंट के बाद आपकी मृत्यु हो रही है। ठीक है, तो सवाल ये उठता है कि भाई इनरोलमेंट तो ले लिया बट कितना दिन तक आप क्लेम नहीं ले पाएंगे। सवाल ये था। ए ऑप्शन है आपको 15 डेज, बी ऑप्शन है 30 डेज, सी ऑप्शन है 45 डेज, डी ऑप्शन है 60 डेज। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, 45 दिन तक आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। जैसे आप जीवन ज्योति प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लेते हैं, PMJJY लेते हैं, शुरू के 45 दिन अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। 45वें दिन के बाद मरेंगे तो भले पैसा मिलेगा आपको। सी ऑप्शन सही है। Question number 2. All scheduled commercial bank SCBs are required to invariably upload the KYC data pertaining to all new individual accounts opened on or after dash with central KYC records registry immediately. बोलते जितने भी भारत में शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है उनको जरूरी है कि अपलोड करें अपना KYC डेटा जो कि पर्टेन करता होगा सारे के सारे नए इंडिविजुअल अकाउंट जो कि ओपन किए गए होंगे। कब से बता रहे? ऑन और आफ्टर, कब ओपन किए गए होंगे या उसके बाद सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड के साथ रजिस्ट्री के साथ करना है इमीडिएटली, तुरंत से। तो सही ऑप्शन इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1/1/2017, दूसरा ऑप्शन है 1/3/2017, सी ऑप्शन 1/4/2017, डी ऑप्शन 1/7/2017। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में? ए हो जाएगा 1/1/2017, 1 जनवरी 2017। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3. नो योर कस्टमर KYC गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड बाय RBI। बोलता है नो योर कस्टमर यानी KYC का जो गाइडलाइंस है जो कि RBI के द्वारा इशू की गई है, किस सेक्शन में आता है वो आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दूसरा ऑप्शन है रूल 9(14) ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, सी ऑप्शन है अंडर सेक्शन 25 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, डी ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो सही ऑप्शन क्या है? नो योर कस्टमर गाइडलाइंस जो RBI के द्वारा इशू की गई है वो 2 सेक्शन में की गई है। ए ऑप्शन क्या है? अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ये भी सही है। और बी ऑप्शन जो है रूल नंबर 9 और 14 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2000, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है आपका 2002 का, ये भी आपका सही है। यानी ए और बी दोनों सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन 4. Under KYC, in case of company, the beneficial owner is a natural person who has a controlling ownership interest or who exercise control of more than -% of the shares or capital or profits of the company। तो बोलता है जो KYC के तहत में देखेंगे अगर कोई कंपनी है जहाँ जो उसका ओनर है, अगर कोई नेचुरल पर्सन है जो जिसका कंट्रोलिंग ओनरशिप है, जिसके जो कि कंट्रोल एक्सरसाइज कितने प्रतिशत से ज्यादा करेगा शेयर या उसके कैपिटल या उसके प्रॉफिट ऑफ कंपनी पे। ए ऑप्शन है आपका 10%, बी ऑप्शन है 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन 25%। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5. Under KYC, in case of partnership firm, the beneficial owner is the natural person who is controlling ownership interest or who exercise control of more than -% of the capital or profits. बोलता है कि केवाईसी नॉर्म में अगर आप देखेंगे, जो केवाईसी के तहत पार्टनरशिप फर्म की बात की जा रही है, तो बेनिफिशियल ओनर कोई नेचुरल पर्सन है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग ओनरशिप इंटरेस्ट जो होगा कौन एक्सरसाइज करता है, कितने परसेंट अगर होगा तो ही आप एक्सरसाइज कर पाएंगे उसके कैपिटल और प्रॉफिट के ऊपर। ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 25%। सही ऑप्शन हो जाएगा बी 15%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6. अंडर केवाईसी, इन केस ऑफ इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन और बॉडी of individuals, the beneficial owner is a natural person who has a controlling ownership interest or who exercise control of more than 10% of the property or capital or profits. बोलता है कि केवाईसी के तहत अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, जब बेनिफिशियल ओनर कौन है, नेचुरल पर्सन है, तो इसका कितना प्रतिशत का कंट्रोलिंग ओनरशिप होना चाहिए ताकि एक्सरसाइज कर सके कंट्रोल प्रॉपर्टी के ऊपर, कैपिटल के ऊपर, प्रॉफिट्स के ऊपर। ए ऑप्शन है 10%, बी ऑप्शन 15%, सी ऑप्शन है 20%, डी ऑप्शन 25%। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, बी हो जाएगा 15%। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा 15%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7. अंडर केवाईसी रूल्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट फॉर बोथ द पर्पसेस, नेमली identity proof and proof of address, as it does not contain address details. पहला है पासपोर्ट, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा है परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, चौथा वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड issued by the Election Commission of India, पांचवा जॉब कार्ड issued by नरेगा ड्यूली साइंड बाय एन ऑफिसर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सिक्स्थ पॉइंट है आपका लेटर issued by the unique identification authority of India containing details of name, आधार नेम, एड्रेस एंड आधार नंबर। तो बोलते केवाईसी रूल है जिसमें बोला गया इसमें से कौन सा ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, जहां दोनों काम के लिए आइडेंटिटी प्रूफ और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों के लिए वो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें एड्रेस नहीं होता, ठीक है। पहला है पॉइंट आपका पासपोर्ट, दूसरा पॉइंट ड्राइविंग लाइसेंस, तीसरा पॉइंट परमानेंट अकाउंट नंबर पैन कार्ड, चौथा पॉइंट है वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड जो कि इशू की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, पांचवा है जॉब कार्ड जो कि इशू की जाती है नरेगा के द्वारा, जहाँ ड्यूली ऑफिसर साइन करता है स्टेट गवर्नमेंट का। छठा ऑप्शन है सॉरी छठा पॉइंट है लेटर जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के द्वारा आपको भेजा जाता है, जिसमें नाम होगा, एड्रेस होगा और आधार नंबर होगा। तो क्या नहीं होगा इसमें, कौन सा में जिसमें बोल रहा है एड्रेस नहीं है या जिसके वजह से उसको हम लोग ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानेंगे आइडेंटिटी प्रूफ एज वेल एज एड्रेस प्रूफ के लिए। पहला ऑप्शन है 3, 5 एंड 6 ओनली, बी ऑप्शन है 3 एंड 6 ओनली, सी ऑप्शन 3 ओनली, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस केस में, 3 हो जाएगा, जिसका मतलब पैन कार्ड, ठीक है। पैन कार्ड में सिर्फ एड्रेस नहीं होता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। For KYC purpose, where simplified measures are employed for verifying the identity of customers, the utility bill which is not more than -months old of any service provider, electricity bill, so electricity, telephone, postpaid, mobile number, piped gas, water bill shall be deemed to be OBD। मोल जो पर्पस होता है, जहाँ सिंप्लीफाइड मेजर्स होते हैं जिसको अप्लाई की जाती है, जहाँ पे वेरीफाई की जाती है आइडेंटिटी कस्टमर्स के, यूटिलिटी बिल की, जो कि कितने महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, या कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टेलीफोन बिल हो गया, पोस्टपेड मोबाइल फोन हो गया, पाइप्ड गैस हो गया, वाटर बिल हो गया, जिसको माना जा सकता है ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। यानी एड्रेस प्रूफ में वो काम करेगा, बट वो कितना महीना पुराना नहीं होना चाहिए ताकि उसका ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट माना जा सके। ए ऑप्शन है 1 मंथ, बी ऑप्शन है 2 मंथ, सी ऑप्शन है 3 मंथ, डी ऑप्शन है 6 मंथ। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बी 2 मंथ्स, 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए यूटिलिटी बिल, यानी 2 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए यूटिलिटी बिल। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 2 महीना। क्वेश्चन नंबर 9. फॉर द पर्पस ऑफ स्मॉल अकाउंट अंडर केवाईसी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज करेक्टली स्टेटेड। बोलता है जो पर्पस होता है स्मॉल केवाईसी के तहत, तो बोलता है इसमें से जो केवाईसी बोलते जो पर्पस होता है स्मॉल अकाउंट का केवाईसी के तहत, इसमें से कौन सा कंडीशन जो है सही सही बताया हुआ है। ए ऑप्शन है एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन फाइनेंशियल डज नॉट एक्सीड 50,000। बोलता है जो पूरा साल भर का जो टोटल होगा क्रेडिट फाइनेंशियल ईयर में 50,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन द एग्रीगेट ऑफ ऑल विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर्स इन अ मंथ डज नॉट एक्सीड 10,000। बोलते जितना भी पैसा निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, चाहे ट्रांसफर भी करते हैं, विड्रॉ प्लस ट्रांसफर, एक महीने में 10,000 रुपए ज्यादा नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन है आपका द बैलेंस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम डज नॉट एक्सीड ₹1,00,000। बोलो बैलेंस जो होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में 1,00,000 ज्यादा नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही केस क्या हो जाएगा इस केस में आपका
बी हो जाएगा, बोलता है कि जो विड्रॉल और ट्रांसफर करेंगे एक महीने में 10,000 रुपये ज्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है, यानी बी ऑप्शन सही जब बोलता है सारा विड्रॉल से ट्रांसफर आपका एक महीने में 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स मेन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेट फॉर implementation of multilateral agreement signed by India automatically exchange information based on Article 6 of the Convention on Mutual Administration Assistance in Tax Matter relating to the bank accounts of। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि कॉमन रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड का मतलब ये है कि जो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जहाँ इंप्लीमेंट की जा रही मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जिसमें कि साइन भारत भी किया होगा ताकि ऑटोमेटिकली एक्सचेंज किया जाए इन्फॉर्मेशन जो बेस्ड होगा आर्टिकल नंबर 6 जो कि म्यूचुअल एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस इन टैक्स मैटर, उसको आसानी से कह सके जो कि रिलेट करेगा बैंक अकाउंट्स को। किसका है? तो ए ऑप्शन है यूरोपियन सिटीजन ओनली, बी ऑप्शन है आपको यूएस सिटीजन, सी ऑप्शन सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज, डी ऑप्शन सिटीजन ऑफ कंट्रीज अदर देन यूएसए। सही ऑप्शन हो जाएगा डी, सिटीजन ऑफ कंट्रीज अदर देन यूएसए के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आइए, बोलता है फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट एफटीसीए फाटका, इसको क्या बोलते हैं फटका, इंटर आलिया रिक्वायर्स फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू रिपोर्ट अबाउट फाइनेंशियल अकाउंट्स held by dash taxpayers or foreign entities in which dash taxpayers hold a substantial ownership interest। बोलते फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो होता है फटका जो होता है जहाँ जरूरी है कि फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट करे फाइनेंशियल अकाउंट जो कि पे किया जा रहा है जो कि हेल्ड होगा किसके द्वारा टैक्सपेयर्स या फिर फॉरेन एंटिटीज जहाँ पे टैक्सपेयर होल्ड करते हो सब्सटेंशियल ओनरशिप इंटरेस्ट। तो किसके बारे में बताया जा रहा है? ए ऑप्शन है यूरोपियन सिटीजन ओनली, बी ऑप्शन यूएस टैक्स पेयर, सी ऑप्शन है सिटीजन ऑफ ऑल कंट्रीज, डी ऑप्शन सिटीजन ऑफ कंट्रीज अदर देन यूएसए। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यूएस टैक्स पेयर्स के बारे में बोला जा रहा है फटका। फटका किसके बारे में? यूएस टैक्स पेयर्स के बारे में। किसके बारे में? फटका, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट फटका, ये यूएस टैक्स पेयर्स के बारे में, बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, which of the following is the key element of KYC policy of a bank as per RBI directions? पहला है कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर, चौथा है आपका मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस, पांचवा है रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बोलते हैं इनमें से कौन सा की एलिमेंट होगा केवाईसी पॉलिसी बैंक का जो कि आरबीआई डायरेक्शंस के हिसाब से? पहला पॉइंट जो है आपका कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, दूसरा है रिस्क मैनेजमेंट, तीसरा है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर है, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, पांचवा है रिपोर्टिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस है। तो सही ऑप्शन है, सॉरी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 to 5, ए ऑप्शन 1 to 5 ऑल, बी ऑप्शन है 1 to 4 ओनली, सी ऑप्शन 1 to 3 ओनली, डी ऑप्शन है 1 and 2 ओनली। सही ऑप्शन हो जाएगा 13 का बी 1 to 4 ओनली, यानी से जो की पॉलिसी है के एलिमेंट है केवाईसी पॉलिसी जो बैंक का होता है इस पर आरबीआई डायरेक्शन का, तो जिसमें पहला हो गया कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है, सही है, दूसरा रिस्क मैनेजमेंट ये भी सही, तीसरा कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर ये भी सही है, चौथा है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस ये भी सही है 1 to 4 बी ऑप्शन। Question 14, for risk management under KYC rules of RBI, the customers are categorized in following categories, which one is not correct? बोलते जो रिस्क मैनेजमेंट का केवाईसी रूल जो है आरबीआई का उसके तहत में कस्टमर कैटेगराइज किया गया फॉलोइंग कैटेगरीज में, इसमें से कौन सा सही नहीं वो बताना है। पहला ऑप्शन है हाई रिस्क, दूसरा ऑप्शन है मीडियम रिस्क, तीसरा ऑप्शन लो रिस्क, चौथा ऑप्शन है नॉमिनल रिस्क। तो सही ऑप्शन क्या जाएगा? नॉमिनल रिस्क। तो नॉमिनल रिस्क बोल के कोई भी कैटेगरी नहीं है, ठीक है, हाई रिस्क मीडियम रिस्क और लो रिस्क बोल के कैटेगरी बनाया हुआ है रिस्क मैनेजमेंट में केवाईसी रूल्स में, ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और अगर आप यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं जीआईबी का तो हमारे पास दो तरह का कोर्स है, एक शॉर्ट टर्म कोर्स जहाँ पे समय बहुत कम बचाओ, 2 दिन 3 दिन 24 घंटा 10 दिन 15 दिन, तो उसके लिए बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म कोर्स। अगर आपके पास थोड़ा समय हो तब शॉर्ट टर्म भी है इसमें और प्लस इन डेप्थ वीडियो यानी ज्यादा डिटेल्ड वीडियो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, अगर समय है तो। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स, दोनों जगह स्टडी की वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट से पीडीएफ में। वैलिडिटी हो जाएगी 6 महीने या वैलिडिटी हो जाएगी लाइफ लॉन्ग। प्रिंसिपल हो जाएगा 600 रुपये का या 1200 रुपये, अकाउंटिंग है 800 रुपये या 1500 रुपये, लीगल है यहाँ 600 रुपये या 1200 रुपये, कॉम पे का दाम है 1500 रुपये और दाम है 3000 रुपये। अंतर क्या है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म तो खैर है ही, प्लस इन डेप्थ वीडियो भी है, प्लस यहाँ पे वैलिडिटी जो हो जाएगी लाइफ लॉन्ग हो जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए फोन कर सकते हैं, फोन नंबर हो जाएगा 4 times 9 685 127, दूसरा नंबर है 7827546946। अब वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com, ईमेल आईडी हो जाएगा seedsena123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, ठीक है, थैंक यू।